नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बीच बहस में। हमारे इस कार्यक्रम में हम उन समसामयिक विषयों की बातें आपके साथ साझा करते हैं जो आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है। और आज के इस दौर के अंदर स्वास्थ्य आपके और हमारे लिए सबके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। कोविड के इस दौर के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखना और साथ ही साथ दूसरों को सुरक्षित रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बन गया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम उन ख़ास मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको और हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ कोविड के प्रति जागरूक भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के ख़ास मेहमान। स्वागत करते हैं डॉक्टर GS गहलोत साहब का, बहुत बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आप स्वास्थ्य अधिकारी हैं CGS जयपुर के अंदर और एक लंबा अनुभव है। कोविड-19 के इस दौर के अंदर आप लगातार जुड़े हैं लोगों को निरोगी करने के इस मिशन के अंदर और साथ ही साथ जागरूक करने के इस मिशन के अंदर। डॉक्टर साहब, बातचीत के इस क्रम को शुरू करते हैं। लगातार गिरते तापमान के बीच हम देख रहे हैं संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है। किस तरह से देखते हैं आप इस संकेत को? दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि वर्ल्ड वाइड विदित है कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो कि वुहान के चाइना के वुहान शहर से 2019 में स्टार्ट होता हुआ और पैंडेमिकली जिसने वर्ल्ड को बुरी तरह से तबाह किया है और कितने ही लाखों लोगों को इसने अफेक्ट किया है, जाने गई हैं, कितने ही परेशान किया है। एक बार फिर से ये जो वर्ल्ड वाइड अभी तीसरी लहर का आगाज़ हुआ है ये बहुत ही मतलब हल्के में लेने लायक नहीं है। कोविड-19 जैसे कि पहले बताया गया है कि एक वायरस है, एक संक्रामक बीमारी है जो कि ह्यूमन से ह्यूमन को ट्रांसफ़र होता है, एयर के थ्रू ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो इसकी प्रिकॉशन और सारी चीज़ों के बारे में पहले भी अपन बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। पहले भी डेल्टा वेरिएंट, इससे जो सेकेंड वेव है उसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट जिसने बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचाई थी। अभी ये जो नया वेरिएंट है ये इसको ओमिक्रॉन जिसको नाम दिया गया है, ये वेरिएंट एक तरह से ये कह सकते हैं कि वायरस का जो जनरेशन आता है तो उसमें म्यूटेशन होने की एक टेंडेंसी रहती है और ये इसी वायरस में नहीं है, सभी वायरसों में भी एक आम वायरस की तरह म्यूटेशन होता है। ये म्यूटेशन हल्का भी हो सकता है और ये म्यूटेशन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये जो वेरिएंट है अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये भी एक कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है और उसी का ही एक वेरिएंट है। डॉक्टर साहब, कोविड की शुरुआत के अंदर हम थोड़े डरे हुए थे, लेकिन जब हमने डेल्टा वेरिएंट का कहर देखा तो हमने उसकी तबाही को भी महसूस किया, उसकी परेशानियों को भी, और उससे उबर करके हम एक बार फिर निकल करके सामने आए। लेकिन इस बार ओमिक्रॉन जिस तरह से हमें डरा रहा है, आपको क्या लगता है एक बार फिर हमें सजग होने की ज़रूरत है? क्योंकि बीते दिनों अक्टूबर के बाद जो स्थितियां बदल रही हैं, उसके बाद लोग लीनियंट हुए हैं, लेकिन जनवरी के बाद एक बार फिर हमारे देश के अंदर इस तीसरी लहर की जो बात सामने आ रही है, आपको क्या लगता है? क्या हमारी अपनी स्मृतियाँ थोड़ी छोटी पड़ गई हैं, हमने भूलना शुरू कर दिया है? आज फिर हमें वापस उन्हीं प्रोटोकॉल के बारे में बात करनी चाहिए जिसको बार बार प्रधानमंत्री और हमारे नीति निर्धारक आम जनता तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि एक वायरस है जो लगातार भेष बदल करके सिर्फ हमारे बुलाने पर हमारे पास आता है। लेकिन क्या हमें उन बातों को एक बार फिर दोहराने की ज़रूरत है? आखिर वो कौन से प्रोटोकॉल है जो अपनी तरफ से हमें और अपने परिजनों को सुरक्षित रखने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं? देखो जी, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये बहुत ही जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है बहुत ही तेज़ी से लगभग 5 गुना, जो डेल्टा वायरस है उसके लगभग 5 गुना फास्ट बढ़ने वाला वेरिएंट है। बहुत तेज़ी से 5 गुना तेज़ी से स्प्रेड करने वाला वेरिएंट है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। मेरी आम पब्लिक से बहुत रिक्वेस्ट रहेगी, जिस तरह से डेल्टा ने तबाही मचाई थी, ओमिक्रॉन इससे आगे इस तरह से नहीं करे। तो आम पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, औरल जो रेस्पिरेटर जो हाइजीन है, ये क्राउडेड स्पेस पे नहीं जाना है, अनयूजुअली घर से बाहर नहीं निकलना है। ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसके बारे में आप सबको अच्छी तरह से जानकारी है, इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत है और ये स्ट्रिक्टली बहुत कड़ाई से फॉलो करने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बार बार में जो एडवाइजरी गाइडलाइंस जो जारी हो रही हैं वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में ही जो वैक्सीनेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को फर्स्ट डोज नहीं लगा है वो फर्स्ट डोज के लिए जाएं, सेकंड डोज नहीं लगा है वो सेकंड डोज के लिए नहीं जाएं, जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगा है वो प्रिकॉशन डोज के लिए भी जाना चाहिए। ऐसा देखा गया है, ऐसी स्टडीज़ हैं कि जिन लोगों में
अनवैक्सीनेटेड है। अभी 9 से 12 जनवरी के एक डाटा हैं दिल्ली के, जिनमें जो टोटल डेथ हैं उसके ऊपर डाटा हैं, जिनमें लगभग 9 से 12 जनवरी को जितनी भी डेथ हुई हैं उनमें 92% डेथ वो ही हुई हैं जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है। स्पेशली जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उनमें से 92% लोगों की डेथ हुई है, और 90% इन डेथों में वो लोग हैं जो कि कोमॉर्बिड कंडीशन है। कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे पहले भी अपन बता चुके हैं, जो हाई रिस्क हैं, जिनकी 60+ एज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, लीवर की तकलीफ है, जिनको COPD है, ब्रोंकियल अस्थमा है, लंग डिजीज है, ILD है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, जिनको HIV, एड्स, और साथ में जिनको ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर के पेशेंट, कीमोथेरेपी पेशेंट, ये जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं इसमें 90% जो डेथ का आंकड़ा है वो देखा गया है। साथ ही ये देखा गया है अभी उस स्टडी में कि लगभग 70% जिन लोगों को ICU की ज़रूरत पड़ी उसमें वही लोग हैं जो कि वैक्सीन जिन लोगों ने यूज नहीं की है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो आम पब्लिक से मेरा वही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन अभी नहीं लगवाई है, फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है वो फर्स्ट डोज लगवाएं, सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो सेकंड डोज नहीं लगाएं, और जिनकी प्रिकॉशन डोज बाकी है वो प्रिकॉशन डोज लगाएं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे अपने यहाँ पे इशू हो चुका है, और वो हर गली मोहल्ले से लेकर के सब जगह अवेलेबल वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है। इसमें आगे जो डाटा ये देखा गया है कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये देखा गया है कि जो ये कह सकते हैं, जो इसमें अभी अपन एक सर्वे आया है जिसमें अपन देखेंगे कि 14 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन के मतलब जो ये जो वेरिएंट है या कोविड-19 है या जो कोरोना है, इसमें मिक्स चल रहा है। अभी डेल्टा वेरिएंट भी है, साथ में ओमिक्रॉन के केसेस भी हैं। हर केस की अपन सीरोटाइपिंग नहीं होती है, बट ये दोनों मिक्स है। इसमें देखा गया है कि जो 14 जनवरी को केसेज आए हैं 2,64,000, हाईएस्ट जो पीक था इस टाइम जो 2,64,000 का था, ये ही 2021 में अप्रैल में अराउंड 18 अप्रैल के लगभग इतना ही पीक था, इतना ही केसेस थे। उस टाइम जो मॉर्टेलिटी थी वो लगभग 1761 लोग उस टाइम मॉर्टेलिटी रही थी। अभी जो इस पीरियड में एक्सपायर हुए हैं वो लगभग 312 के लगभग एक्सपायर हुए थे 14 जनवरी को। तो ये कह सकते हैं कि ये वायरस जो न्यू वायरस है, जो नया वायरस है, वो थोड़ा वायरुलेंट कम है, लगभग 5 गुना वायरुलेंट कम है, इसकी मॉर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन एग्जैक्टली मॉर्टेलिटी हो ही रही है, लेकिन इसकी जो स्पीड है, फैलने की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है डॉक्टर गहलोत बिल्कुल सही, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा इशारा आपने अपनी तरफ से अपनी इन बातों के ज़रिए दिया कि पिछली बार जो हाईएस्ट पीक के ऊपर नंबर थे 2,60,000 के आसपास, इस बार हम उस नंबर को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार की मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर उतनी नहीं है, और उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह जिसको शायद हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल हमारे इस टीकाकरण अभियान को हो चुके हैं और भारत की 160 करोड़ डोजेज़ हमने आम जनता को लगाई है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, और उन लोगों को हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर अपील करते हैं कि जिन लोगों ने अपनी तरफ से वैक्सीन ले ली है लेकिन पहली और दूसरी डोज के बीच में अभी भी थोड़े से लापरवाह हैं, या फिर दोनों डोज लगवाने के बाद अब जो कि नीति निर्धारकों ने डिसाइड किया है कि एक प्रिकॉशन डोज भी उनको लगाई जाए, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम ओमिक्रॉन की दस्तक को अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, उसमें ये प्रिकॉशन डोज या वैक्सीन। देखो, वैक्सीन का एक पूरा ही रोल है। टोटली ये कह सकते हैं कि जो अभी ये 5 गुना मॉर्टेलिटी कम हुई है, ये इसमें पूरा अपन जो देना चाहेंगे श्रेय वो वैक्सीनेशन को देना चाहेंगे। और जो लोग एक प्रिकॉशन रखते हैं, सभी लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, रेस्पिरेशन हाइजीन है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको भी जो अवेयरनेस है पब्लिक में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने जो अवेयरनेस जनरेट की है आम पब्लिक में, बच्चे तक, घर तक वैक्सीनेशन के लिए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो मॉर्टेलिटी रेट कम हुई है, और इससे ये कह सकते हैं कि वैक्सीन एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा इसमें, इसको आगे और प्रोटेक्ट करने के लिए। वैक्सीन को लेकर के ये सवाल तो आपके पास भी आपके पेशेंट्स लेकर आते होंगे कि एक तो ये है कि हमें अपनी तरफ से गाइडलाइन के हिसाब से या जो लोग पात्र हैं उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है 15 से 18 आयु वर्ग को भी वैक्सीन के लिए रिकमेंड कर दिया गया है और बहुत अच्छी तादाद के अंदर ले भी रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है एक डोज़ लगवाने के बाद दूसरी डोज़ मिस हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिएगा,
एक डोज जब लग जाती है तो लगभग ये कह सकते हैं कि अपन 40 से 50% प्रोटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सेकेंड डोज लगने पे अपन ये कह सकते हैं कि 60 से 70% अपन प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ में जब प्रिकॉशन डोज, जिसको अपन दूसरे रूप में बूस्टर डोज कहते हैं, ये अगर लग जाता है आगे जाके, एक अप्रोप्रिएट टाइम पे ही लगता है ये सारे तीनों डोजें, अगर ये थर्ड डोज या प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज लग जाता है तो ये कह सकते हैं कि हम 80 से 90% जो वायरस है उसके प्रति हम अवेयर हो चुके हैं, या वैक्सीन या इम्यूनाइज हो चुके हैं, या इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ये देखा गया है कि इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके लक्षण बहुत ही न के बराबर एक एसिम्टोमेटिक होता है और एक या माइल्ड सिम्टम आकर के ही निकल जाते हैं। और जो हॉस्पिटल में अभी देखा गया है स्टडी में कि जो हॉस्पिटल एडमिशन की रेट है वो बहुत कम हो चुकी है, उसका एक बड़ा रीज़न है कि ये जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की वजह से ही लोगों में कोविड हो रहा है, कोरोना हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से उनमें जो सिम्टम हैं वो बहुत कम न के बराबर, या तो एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम हैं, या हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं या भर्ती हो रहे हैं तो वो बहुत जल्दी से रिकवरी उसकी बहुत फास्ट हो रखी है। इस वजह से मॉर्टेलिटी और ये कह सकते हैं लक्षण है उस दोनों पे ही, या आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उस पर भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि उसमें इतने सिम्टम जो पहले एग्रेसिवली थे वो सिम्टम नहीं आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद जहां हम देखते हैं संक्रमण की जो गति है उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है और साथ ही साथ बीमारी की रोकथाम भी होती है, क्योंकि जो लक्षण आते हैं वो इतने गंभीर नहीं होते हैं। एक और दूसरी जो बात जो मैं वैक्सीन से जुड़ी आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर गहलोत, वो है कोई व्यक्ति संक्रमित होता है, उसने अपनी डोज एक ले ली है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो जाता है या दोनों डोज लेने के बाद, तो अब उसको अपनी तरफ से प्रिकॉशन डोज लेने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ता है, या किसी भी तरह की वैक्सीन की डोज के लिए उसको कितना इंतज़ार करना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सपोज आज कोई भी पर्सन है या कोई भी है वो कोविड पॉजिटिव आ चुका है, उसने फर्स्ट डोज ले रखी है, तो वो सेकंड डोज के लिए कम से कम 3 महीने का वेट करना चाहिए उसको। 3 महीने के बाद में वो सेकंड डोज आराम से लगवा सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी ने सेकंड डोज ले रखी है और उसको अब प्रिकॉशन डोज लगानी है, सेकेंड डोज ले रखी है और प्रिकॉशन डोज लगानी है, तो अकॉर्डिंग टू जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, एम्स की गाइडलाइंस हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लगने के बाद में अगर किसी को प्रिकॉशन डोज की ज़रूरत है या बूस्टर डोज की ज़रूरत है तो उसमें कम से कम 9 महीने का पीरियड रहना चाहिए। सपोज किसी के 9 महीने हो चुके हैं और उसको 9 महीने से पहले या 10-20 दिन पहले ही उसको कोविड हो चुका है, वापस से कोविड हो चुका है, या माइल्ड कोविड होकर निकल गया है, या कोविड वो सीरो पॉजिटिव आ चुका है, RT-PCR या जो रैपिड एंटीजन टेस्ट उसका पॉजिटिव आ चुका है, तो उसके 3 महीने के बाद में विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब इन्फेक्शन आपका पॉजिटिव जब से आया है तो उसके 3 महीने के बाद में आप प्रिकॉशन डोज या फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा वो है संक्रमण को लेकर के, क्योंकि अब बहुत बड़ी आबादी कहीं ना कहीं संक्रमित हो चुकी है और अभी तक इस तीसरी फेज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को लक्षण नहीं मिल रहे, तो व्यक्ति ये पहचान कैसे करे कि वो एक बार फिर संक्रमण का शिकार हो चुका है, या वो लोग जो बता नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं, अगर वो संक्रमण का शिकार हो गए हैं तो किस तरह से फाइंड आउट किया जाए? देखिएगा, अभी जो रिसेंट जो ये थर्ड वेव है, थर्ड लहर जो चल रही है, इसमें जो सिम्टम आ रहे हैं मेनली वो एक जैसे एक तो सीवियर हेडेक के साथ में प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, या सिवरिंग होती है, ठंड लगती है, ठंड के साथ में बुखार आ रहा है, साथ में सीवियर हेडेक है, बॉडी एक है, थोड़ा हल्का गला खराब भी हो सकता है, या काफ़ी बार सिर्फ केवल हेडेक हो गया या बॉडी एक हो गया, तो उसमें बहुत माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं। 90% लोगों में बहुत ही माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं या थोड़ा बहुत सिम्टम आ रहे हैं, आपको थोड़ा भी लग रहा है, चाहे सर्दी, जुखाम, बुखार, गला खराब, बॉडी एक, हेडेक, आपको थोड़ा भी लग रहा है तो आपको तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए। जांच करा के अपने आप को, अगर आप जांच भी नहीं करा सकते हैं तो अपने आप को 7 डेज के लिए कम से कम, अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइंस है अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड जो एम्स की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, कम से कम आपको 7 डेज के लिए अपने आप को आइसोलेटेड कर लेना चाहिए या होम आइसोलेट कर लेना चाहिए। अगर जांच कराते हैं तो पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद में भी 7 दिन के लिए आपको आइसोलेटेड करना चाहिए। ये स्पेशली ध्यान रखना है कि वापस से आपको अगर सिम्टम नहीं है, या इसको कैटेगराइज करना पड़ता है कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, आप एसिम्टोमेटिक हो, या आप में माइल्ड सिम्टम है,
या आप में मॉडरेट सिम्टम है या आप में सीवियर सिम्टम है। तो गाइडलाइंस के हिसाब से अपन माइल्ड सिम्टम, एसिम्टोमेटिक उसको कहेंगे कि हमने जांच करा ली, हमें कोई सिम्टम नहीं है, जांच कराने के बाद में हमारा आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया लेकिन हमें कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसे लोगों को एसिम्टोमेटिक बोलते हैं। माइल्ड सिम्टम में ये कह सकते हैं कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसमें हल्का बुखार, गला खराब, खांसी और थोड़ा गले में दर्द हो सकता है, लेकिन माइल्ड सिम्टम में कभी भी हाइपोक्सिया नहीं होगा, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 94% या इससे ज़्यादा होगा, या फिर उसमें जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, उसमें जो सांस की तकलीफ है वो लेने में नहीं होनी चाहिए। ये माइल्ड सिम्टम के क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर कोई माइल्ड को हम होम आइसोलेटेड कर रहे हैं तो 7 डेज के बाद में उसमें कोई और सिम्टम नहीं है और कोई परेशानी नहीं है, उसके सिम्टम इम्प्रूव हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, तो 7 दिन के बाद में दोबारा से उसको जांच कराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और इसमें केवल सिम्टोमेटिक इलाज ही दिया जाता है। जैसे बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई दे दी, गला खराब हो रहा है तो उसके हिसाब से दवाई दे दी, खांसी हो रही है तो खांसी की सिरप दे दी। जो पहले की तरह, जो पहले की गाइडलाइन थी जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे थे, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन दे रहे थे, जिसमें अपन को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, वो सब उन दवाइयों का अब कोई यूज नहीं रहा है लेटेस्ट रिकमेंडेशन में। और जो अगर माइल्ड सिम्टम है तो अनयूजुअली बहुत सारी दूसरी जांचें कराने की ज़रूरत भी नहीं है। ये ध्यान रखें जब आपको माइल्ड कोविड है तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको नोट रखनी है। आपको ऑक्सीजन का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपकी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 93% या इससे कम नहीं होनी चाहिए। आपका अगर खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी और हाई ग्रेड फीवर अगर 5 दिन से ज़्यादा है तो आपको तुरंत ध्यान रखना है इस चीज़ का, और अपनी आगे की जांचें या अपना जो टचिंग फिजिशियन है या ट्रीटिंग फिजिशियन है उससे आपको कोऑर्डिनेट करना है। तो ये बहुत स्पेशल ध्यान रखना है। ऐसे ही मॉडरेट जो केसेज होते हैं, मॉडरेट केसेज उसको कहते हैं जिसमें आपको एक वार्ड में भर्ती रहना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 90 से 93% तक हो सकती है, या आपकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो आपकी सांस लेने की गति है वो 24 या इससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक मॉडरेट डिजीज होती है जिसमें थोड़ा सुपरविजन में वार्ड में रखा जाता है। अगर इम्प्रूविंग ट्रेंड में आ जाता है, इम्प्रूविंग लक्षण ठीक हो जाते हैं तो उसको वही 7 डेज के लिए अपन वहाँ पे रखना चाहिए, और या फिर 3 आप 7 दिन के होम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि होम आइसोलेशन में किन बातों का ख्याल रखें, घर में रहते हुए खुद को कैसे होम आइसोलेट किया जा सकता है, और दूसरों को संक्रमण देने से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं और इसकी वजह से ये स्प्रेड करने का मौका मिलता है कोविड वायरस को। तो होम आइसोलेशन में जिसको कोविड पॉजिटिव है, या सपोज एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, उसमें से एक को कोविड पॉजिटिव हो गया, पहले सारे के लोग साथ में रह रहे थे, तो जो कोविड पॉजिटिव आया है उसको होम आइसोलेट अपने घर में ही, अगर माइल्ड सिम्टम है उसमें, तो होम आइसोलेट उसको कर सकते हैं। होम आइसोलेशन के लिए जो रूम होता है, सबसे पहला रूम होता है वो वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, जिसमें जो विंडो वगैरह है वो ओपन होनी चाहिए, जिसमें हवा का आदान प्रदान होना चाहिए, और जिसको जो भी कोविड पॉजिटिव आया है वो वेल वेंटिलेटेड रूम में मास्क लगा के, जो ट्रिपल लेयर मास्क है, जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, वो लगा के 24 आवर उसको मास्क लगा के ही रहना है, और उसको अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। उसका सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, साथ में क्लीनिंग होना चाहिए, और सेल्फ मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसकी सेल्फ मॉनिटरिंग में उसको अपना ऑक्सीजन डेली देखना है, उसको अपना पल्स डेली देखना है, उसको अपना बीपी नहीं मेजर कर सकता है तो रेस्पिरेशन रेट उसको डेली देखना है, उसको अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है, साथ में खाने पीने का चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। उसको अपने रूम की सफाई, अगर दूसरे की हेल्प नहीं है तो खुद अपने रूम की सफाई करनी है, साफ़ सफाई रखनी है। जो डिस्पोजेबल हैं, सिक्रेशंस हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, आपकी खाने की ट्रे है, आपके खाने के बर्तन हैं, आपके खाने से बचा हुआ फूड है, या भी आपने जो जूस फूड और भी कुछ लिया है, उसको उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका सिक्रेशंस हैं, फ्लूइड हैं, प्लास्टिक की चीज़ें, उनको आपको ध्यान रखना है। नीडल है, फ्लूइड है, उसको आपको एक प्लास्टिक जो कंटेनर जैसे अकॉर्डिंग टू अपना रहता है, ब्लैक बैग, येलो बैग, तो नीला बैग, तो उसी हिसाब से इनको आपको प्लास्टिक वाला जो मटेरियल है इसको आपको पीले कंटेनर में रखना है, और जो फूड पार्टिकल और जो गंदगी है उसको आपको ब्लैक कंटेनर में रख के और बाहर डिस्पोजेबल अच्छी तरह से करना है। इसी तरह से आपको
अपने जो रूम की जो साफ़ सफाई है, जो डोर हैंडल हैं, जो रिटर्न यूज की चीज़ें ले रहे हैं, उनको बाहर जो आपका केयर टेकर है उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपना आपका कुछ नहीं कर सकते, जो साथ में केयर टेकर है जो आपकी देख रेख कर रहा है उसको भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जब वो आप दोनों अपने एक रूम में आते हैं तो दोनों को N95 मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जो केयर टेकर है उसको भी ये स्पेशली ध्यान रखना है, खुद को भी ध्यान रखना है। जब भी आपकी ट्रे फूड, आपका जो भी खाने पीने का, आपकी जो दूसरा सामान है, आपके कपड़े वगैरह, आपके टॉवल वगैरह, उनको हर एक यूज चीज़ करने का से उनको पहले बहुत उसको ख्याल रखना ग्लव्स है। पहन के ही आपको हैंडल करना है, और ग्लव्स और पहन के आपको उनको फिर वापस से डिस्पोजेबल करना है। इस हर तरह से चीज़ दोनों का साइड से ख्याल आपको रखना है, ध्यान हर रखना है। एतबार से ख्याल जो रखना है। घर में दूसरे मेंबर है जिनके साथ आप रहें वो भी होम क्वारंटाइन उनको रखो जब तक बिल्कुल 7 डेज तक उनको। स्पेसिफिकली वो अपने आप को अलग हाँ, रखें। बाकी जो घर में दूसरे मेंबर हैं, जो 60+ हैं, जो कोमॉर्बिड लोग हैं, उनका और स्पेशल ध्यान रखना है कि वो लोग आपके बिल्कुल टच में नहीं आए, आपसे डॉक्टर बिल्कुल दूरी गहलोत, रखें। अब चूँकि वक्त बहुत कम बचा है, अभी हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, एक तरफ हमारे यहाँ पर सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ तीसरी लहर की हम देख रहे हैं कि तीव्रता भी थोड़ी बढ़ रही है। आपका क्या वो संदेश होना चाहिए, वो प्रिकॉशन होना चाहिए, वो सावधानी होनी चाहिए जो इस बदलते मौसम के साथ साथ हमें इस ओमिक्रॉन या फिर कोविड के इस लहर से भी बचा सके? देखिएगा, मैं मेरे सभी दर्शकों को एक हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आपके हैंड हाइजीन में आपको सैनिटाइज़र या सोप वाटर से अपने हैंड को वॉश करते रहना चाहिए। आपकी रेस्पिरेशन, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। क्राउड वाले स्पेस पे अनयूजुअली नहीं जाएं, अनयूजुअली घर से बाहर नहीं निकलें, बिना बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। कोई भी सिम्टम आ रहा है, कुछ भी लक्षण आ रहे हैं, तुरंत अपनी जांच कराएं। जांच नहीं करा सकें तो अपने होम पे, माइल्ड सिम्टम है तो आइसोलेटेड हो जाएं। दूसरा, वैक्सीनेशन, बहुत जो सेकंड अपना पॉइंट है, वैक्सीनेशन। जिन लोगों को फर्स्ट डोज नहीं लगा है वो आज भी फर्स्ट डोज लगवाएं, जिनको सेकंड डोज नहीं लगा है वो सेकंड डोज लगवाएं, और जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगा है वो भी आगे आके प्रिकॉशन डोज लगाएं। यही एक बहुत बड़ा जो अपन कह सकते हैं इससे बचाव है, और इससे आगे इसको जो तबाही हमने सेकेंड वेव में देखी थी, वो तबाही या वो जो नुकसान हमारे जो देश को हुआ है या वर्ल्ड वाइड हुआ है वो दोबारा से हमको फेस नहीं करना पड़े, उसको रोकने के लिए यही एक तरीका है। अदरवाइज हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमने ध्यान नहीं रखा और केस बढ़ते गए तो एटलीस्ट मॉर्टेलिटी तो इसमें भी है, लेकिन पहले वाले से 5 गुना कम है, लेकिन ये पहले वाले से 5 गुना तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। तो जो पीक हमारा 2,60,000 तक आया था, हो सकता है वो पीक हमारा 10 लाख तक पहुंच जाए, और उस पर फिर मॉर्टेलिटी जो रेट है, जो वायरुलेंसी है, वो उतनी ही हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा, जिसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और साथ में आपका वैक्सीनेशन ड्राइव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घर घर जिसके लिए अलग जगह रखा है, सब तरह से उसको अवेयर कर रखा है। तो उसके लिए अपन को लापरवाही नहीं करनी है, और जल्दी से जल्दी जो एक बार फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि कोविड के इस दौर के अंदर जहां एक वैक्सीन के रूप में हमारे पास हथियार है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, वहीं दूसरी तरफ कोविड प्रोटोकॉल जिसके अंदर बार बार हाथ धोना और एक बेहतरीन मास्क का हर तरह से इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस अमूल्य एडवाइस के लिए हम आपको देंगे बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हम बात अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज की इस बीच बहस में हमने स्वास्थ्य से जुड़ी खास जानकारी डॉक्टर GS गहलोत से ली। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं CGS-HS जयपुर के अंदर। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने यही बताने की कोशिश की है, कोविड के इस दौर के अंदर आपको अपनी तरफ से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी है। अगर पात्र हैं तो आप प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आज के इस कार्यक्रम को ख़त्म करने की आप मुझीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।